आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने हिंदी की शब्द सूची को पढ़ लिया था। इसमें से आपने आर्य भाषाओं से हुए शब्द, वाक्यांश, वाक्य की व्याकरण संबंधी भेद, सरल, मिश्रित, संयुक्त क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, कर्म प्रधान वाक्य, भाव प्रधान वाक्य, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय को पढ़ लिया था। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ आराम, ठहरना, विश्राम आदि इसका शाब्दिक अर्थ है। अर्थात जब हम बोलते हैं तो बोलते समय बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस प्रकार बोलते समय रुकना, ठहरने की क्रिया को ही विराम कहते हैं। वाक्यों को लिखते समय इस ठहराव या विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने वाले तथा किसी बात को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और यथास्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। विराम चिन्हों के बारे में आप पढ़ लीजिए। पहला आपका है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, पांचवा विस्मय सूचक या आश्चर्य चिन्ह या भावादिबोधक तथा संबोधन चिन्ह, छठवां निर्देशन का चिन्ह, सातवां कोष्टक का चिन्ह, आठवां अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। विवरण चिन्ह अपूर्ण विराम को कोलन और संक्षेप सूचक, योजक या संयोजक चिन्ह। आपको जो विराम चिन्हों के बारे में जो बताया जाएगा, आप इस बात को न समझिए कि पूर्ण विराम पहले क्यों नहीं दिया गया या अल्प विराम बीच में क्यों है। ऐसा कुछ नहीं। आपको समझने के लिए यह विराम चिन्हों को समझाया जा रहा है और आप इन विराम चिन्हों को समझिए। इसमें आप फिर से देख लीजिए। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय सूचक या आश्चर्य चिन्ह या भावादिबोधक तथा संबोधन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, कोष्टक का चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उसके बाद विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम कोलन, संक्षेप सूचक, योजक या संयोजक चिन्ह। वाक्यों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात जहाँ यह चिन्ह लगा हो वहाँ अल्प समय के लिए ठहरना है। यह अल्प विराम का चिन्ह आप जानते ही हैं। जितना एक के उच्चारण करने में समय लगता है उतना सही। दूसरा, जब कई शब्द या वाक्यांश एक ही दिशा में हो तो अंतिम शब्द को छोड़कर शेष शब्दों के आगे अल्प विराम लगाते हैं, लेकिन अंतिम शब्द से पहले और या तथा इत्यादि लगाते हैं।
इत्यादि लगाते हैं। धर्म तथा शास्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर उस समय के शिष्य जितेंद्रिय, सत्यवादी, परोपकारी, दयालु और विवेकी हो जाते थे। दूसरा, वाक्य में जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, जैसे महेंद्र कल ऑफिस नहीं गया क्योंकि वह बीमार हो गया था। तीसरा, जहाँ अर्थ स्पष्ट करने में बाधा पड़े वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे राजा स्वदेशी हो या विदेशी। राजा का प्रधान कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। अर्धविराम जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द के पहले, जैसे स्त्रियों के नाम के साथ देवी शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों के नाम के साथ देवी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे सावित्री देवी। जब संयुक्त वाक्य के मुख्य या प्रधान उपवाक्यों में परस्पर कोई विशेष संबंध नहीं रहता, जैसे आज जो हमारा मित्र है कल वही हमारा शत्रु हो सकता है, आज जिसे हम चाहते हैं कल उससे घृणा कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसमें चाहे वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, जैसे वह गया दोहे की प्रथम पंक्ति के बाद, जैसे मेरी भव बाधा हो मेरे राधा गोविंद। प्रश्नवाचक चिन्ह इसका प्रयोग मुख्यतः निम्न स्थान पर किया जाता है। प्रश्नसूचक वाक्यों में, जैसे क्या कोई तारे गिन सकता है। दूसरा, संदेह या निश्चय में की स्थिति में यह चिन्ह कोष्ठक में प्रयुक्त होता है, जैसे जमाखोर व्यक्ति, ईमानदार क्वेश्चन मार्क फिर भी होते हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है विस्मय सूचक या संबोधक। इसका प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पद बंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है, जैसे वाह आप भी खूब हैं। जैसे वाह आप भी खूब हैं संबोधन के लिए, जैसे अध्यक्ष महोदय अब हमारी बात भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय अब हमारी बात भी सुनिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है निर्देशक, रेखिका, डैश। निर्देशक, रेखा, डैश इसका प्रयोग निम्न प्रकार होता है। पहला, आगे आने वाले विवरण को संकेतिक करने के लिए, जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं। दूसरा, संवादों में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मोहन भाई ऐसा न हो जाए। कोष्ठक ये 3 प्रकार के होते हैं, लघु, मझला, दीर्घ। कोष्ठक वाक्यों के मध्य में जाते हैं। कोष्ठक में ऐसी जानकारी रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंत होते हुए भी उनसे पृथक की जा सकती है। जैसे कालिदास
संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं। कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं। दूसरा, नाटकीय स्थिति में भाव मुद्राओं का परिचय भी कोष्टक में दिया जाता है। जैसे राजा उदास होकर अब क्या करना होगा। अवतरण या उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, जैसे तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहा कि स्वराज्य मेरा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा, किसी पुस्तक या लिखित सामग्री से कुछ अंश मूल रूप से उद्धृत करते समय, जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और उसके बाद आपका आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह विवरण चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग कि निर्देशक चिन्ह के समान आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है, क्योंकि निर्देशक चिन्ह उन सभी स्थलों पर प्रयुक्त होता है जहाँ विवरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। धीरे धीरे विवरण चिन्हों का प्रयोग कम होता जा रहा है। धीरे धीरे विवरण चिन्हों का प्रयोग कम होता जा रहा है। और उसके बाद अब आपका आता है उप विराम या अपूर्ण विराम। प्रायः शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन, नई कहानी, कुछ प्रश्न। और उसके बाद आपका अगला टॉपिक है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राज उच्चतर को लिखा हुआ है, उसके बाद लाघव चिन्ह लगा हुआ है। माध्य में भी लाघव चिन्ह है। विद्या, केकड़ी, अजमेर, एनसीसी आदि किसी भी विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं लाघव चिन्ह लगा करके। और उसके बाद आपका अगला आता है योजक या सामासिक चिन्ह। यह चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को जोड़ता है। इसमें क्या होता है? दो सत्ताओं को जोड़ता है। द्वंद्वता तत्पुरुष समास में जैसे सुख दुख, लाभ हानि। और उसके बाद दूसरा आता है तुलनात्मक सा से पहले, जैसे तुम, सा, राम, सा, सीता, सी आदि। उसके बाद तीसरा मध्यम के अर्थ में, जैसे रावण, अंगद, संवाद, भरत, बाहुबली, युद्ध, राम रावण संघर्ष, अयोध्यत्व था शब्द युग में, जैसे कभी कभी, घाट घाट, रग रग, संख्याओं और उनके
अंशों की मध्य 1/3, 2/3, 3/4 आदि। अभी आपने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। विराम चिन्ह वाक्य रचना को बड़ा सहयोग मिलता है। विराम चिन्हों से भाव विचार स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते हैं। और उसके बाद आपने पूर्ण विराम के चिन्ह को समझा, अल्पविराम को समझा, अर्धविराम को समझा, प्रश्नवाचक चिन्ह को समझ लिया, विस्मयादिबोधक शब्दों को समझा, चिन्हों को, रेखिका को समझ लिया, कोष्टक को समझ लिया। और आपने अभी विवरण चिन्ह और उपविराम या पूर्ण विराम और उसके बाद द्विबिंदु रेखिका के बारे में भी आपने पढ़ लिया। द्विबिंदु जो दिया हुआ है इसमें आपने उपविराम या पूर्ण विराम के चिन्हों की तरह इसमें द्विबिंदु दिया हुआ है। द्विबिंदु रेखिका भी आप में है और आपने इसको भी समझ लिया है। और उसके बाद अब संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह के बारे में भी आपने समझ लिया, योजक या सामासिक चिन्ह के बारे में समझ लिया। और पूर्ण विराम के बारे में आप समझिए, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य लंबे या छोटे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक उदाहरण आप समझ लीजिए। सोमवार को सायं 5 बजे पटेल उद्यान में एक सार्वजनिक सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होगा। इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, राम बन गए। इसमें भी अर्धविराम, जब किसी वाक्य में अर्धविराम लगा होता है तो पूर्ण विराम की अपेक्षा कम परंतु अल्पविराम की अपेक्षा अधिक विराम देते हैं। इसका प्रयोग इन स्थलों पर होता है। संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों के मध्य में उन पर आक्रमण किया गया, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें विष दिया गया, परंतु फिर भी स्वामी दयानंद की स्नेह किसी प्रकार की न्यूनता न आई। अल्पविराम में भी आपने समझा अल्पविराम के अर्थ को कि कम से कम जहां रुका जाता है वह जो है अल्पविराम कहा जाता है। उदाहरण को समझ लीजिए। और गर्म से लू से झुलसती था अकाल से पीड़ित जनता, या अल्पविराम लगा हुआ है। वर्षा के आगमन से झूम उठी, उपाधियों से अलग दिखाने के लिए साहित्य रत्न, विद्यालंकार, प्रभाकर, बीए, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग इन स्थानों पर किया गया। स्वामी विवेकानंद स्मारक देखने कब जाएंगे? तस्करी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस प्रकार से विस्मयादिबोधक चिन्हों को आपने समझा, इसका प्रयोग और निम्नलिखित स्तरों पर होता है। ऊपर ही चले जाते हो क्या दिखता नहीं। भय, आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष, आज्ञा, प्रार्थना, मनोवेग प्रकट करने वाले शब्दों वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में यथा राम तुम कितने अच्छे हो, इसमें बोधक चिन्ह लगा हुआ है। हाय दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो गई, इसका प्रयोग इन स्थानों पर होता है। रेखिका, निवेदिता तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है, विभाजन चिन्ह, इसका प्रयोग स्थानों पर होता हुए द्वंद्व या तत्पुरुष समास शब्दों को एक नहीं हो पाते। कालचक्र, माता पिता, और उसके बाद कोष्टक चिन्हों को आपने समझा और उसके बाद आपने अवतरण या उद्धरण चिन्ह को समझा, विवरण चिन्ह को आपने समझ लिया, और विराम या पूर्ण विराम,
संक्षिप्त सूचक या लाघव चिन्ह को समझा आपने कि शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे राज, उच्चतर माध्यमिक, माध्य विद्या, केकड़ी, अजमेर, एनसीसी आदि। योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह के बारे में, यह चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को जोड़ता है। द्वंद्व तत्पुरुष समास में जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जैसे तुलनात्मक सासी से, जैसे तुम सा, राम सा, सीता सी आदि। मध्यम के अर्थ में जैसे रावण, अंगद, संवाद, भरत, बाहुबली, युद्ध, राम रावण संघर्ष। तथा शब्द युग में जैसे कभी कभी घाट घाट, रग रग और संख्याओं और उनके अंशों के मध्य 1/3, 2/3, 3/4 आदि। आपने इन विराम चिन्हों को समझ लिया होगा और इसके बाद आप लोगों को जो विराम चिन्हों के बाद जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा वह है उपसर्ग, प्रत्यय तथा सामासिक पदों की पहचान एवं प्रयोग।